गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में एक मार्किंग भी रखता है। तो आज हम एक्टिव पैसिव के कुछ बेसिक रूल्स से एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे। एक्टिव पैसिव नाम सुन रखा है। जब हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं दैट मीन्स एक्टिव, और जब उसको रिवर्स करते हैं तो वो हो जाता है पैसिव का। तो यहाँ पर कुछ एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं जो फर्स्ट चेंज जो इसमें होगा वो होगा सब्जेक्ट चेंज इन ऑब्जेक्ट। सेकंड, ऑब्जेक्ट change in subject। Used by before object of passive ओके। एंड द लास्ट रूल, हम यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इसको बाय एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। राम किल्ड रावण। राम हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और रावण हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसा हमारा फर्स्ट रूल था कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। सेकंड था दोनों हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया। थर्ड था हम पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये था हमारा एक्टिव का सेंटेंस। अब हम यहाँ पर पैसिव का बना के देख लेते हैं। रावण वॉज किल्ड, किल्ड की थर्ड फॉर्म किल्ड ही होती है। रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने सेट कर लिया। अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो पैसिव बनाते टाइम काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू टेंस इसको चेंज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेंस में एक टेबल है जो मैं पहले आप लोगों को क्लियर करवा दूं कि हम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में इस टेबल के 1 पॉइंट्स लिखते जाएं और उसको हम चेंज करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेबल हमारा जो फर्स्ट है वो है, अगर पैसिव में एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो हमारा होगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दे रखा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे,
तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम टीच मी। अब अगर आप लोगों ने टेंस पढ़े थे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी, और टेंस नहीं पढ़े हैं तो इसको समझने में टाइम लगेगा। अब क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ एस लगाया है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर एस नहीं होता। ये हम टेंस के चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। अब मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इससे पहले मैं जो है एक टेबल बना देती हूँ। टेबल है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ आती है तो हमें क्या चेंज करना है। जैसे आई आ गया तो हम मी में चेंज करेंगे, और मी आ गया तो हम आई में चेंज करेंगे। ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। क्लियर? ये कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं कि ये सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट में जब हम जाते हैं तो ये मिलती है, और उसके जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इस तरह से हमें बनाने हैं। अब हम वापस से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। राम टीच मी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी चेंज हो जाएगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं एम, तो आई एम। अब क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी टॉट, टॉट देन बाय, राम। क्योंकि मैंने जब रूल्स लिखवाए थे तभी कहा था कि जो हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे हम बाय लगाएंगे, इसलिए हम बाय यहाँ लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू रूल्स ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एस आ रहा है इसलिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर हमने एम यूज़ किया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर ऑब्जेक्ट हम बाय यूज़ कर रहे हैं, हमने बाय लगा दिया, और राम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया तो एज इट इज़ वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। He writes लेटर्स। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में बना के देख लेते हैं। लेटर्स आर written by him. होप सो अंडरस्टैंड। जो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग का फर्स्ट रूल था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हम इसका सेकंड पढ़ेंगे, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो was, were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करेंगे। राइट? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। हरी टॉट हिम। अब मैंने ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म को भी सब्जेक्ट में बताया था कि कैसे हम चेंज करेंगे। तो ही का क्या बनाएंगे, हिम का क्या बनाएंगे हम ही वॉज
taught by हरी। अब हम समझ लें कि यहाँ पर कोई प्लूरल फॉर्म है, तो हम उसको जब प्लूरल फॉर्म यहाँ पर आएगी तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। हरी टॉट अस, ये देख लेते हैं, हरी टॉट अस। अब यहाँ पर जो है अस आ रहा है, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? वी, वी लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा था, जो हिम था वो चेंज होकर ही में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए हमने वॉज लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म का अस है, अस के साथ अस को चेंज करके हमने वी लगाया, तो वी वर। टॉट बाय हरी। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो आज हमने अकॉर्डिंग टू टेंस 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, सॉरी 2 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस में, एस हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, और सेकंड था हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे रैशनल नंबर। वैसे पहले तो हमने सेकंड पढ़ लिया था लीनियर इक्वेशन, बट अब आज न्यू है फर्स्ट रैशनल नंबर। वैसे आपको रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही है, तो भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ। रैशनल नंबर the form of PQ. The form of PQ. PQ means न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और ये दोनों P और Q क्या होगा? P भी आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, P न्यूमरेटर और Q डिनोमिनेटर। P मीन्स यहाँ पर भी एक इंटीजर होगा और Q मीन्स भी यहाँ पर एक इंटीजर होगा। एज ए एग्जाम्पल -2/3, 5/7, 10/13, ये सब क्या है? रैशनल नंबर, जिसमें ये P एंड Q, ऑल्सो P/Q, ऑल्सो P/Q। -2/3। अब इसमें पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होगा? -2/3। अब ये कौन सा है? नेगेटिव है, मीन्स क्या? नेगेटिव का साइन है, प्लस माइनस माइनस, इसका मीन्स ये कौन सा रैशनल नंबर हो गया? नेगेटिव। ये 5/7 प्लस C है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। और ये ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, बट -4/7, इसका मीन्स क्या होगा? ये ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। तो इस टाइप से नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब इसमें आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दे रखे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें सेम, जैसे आप टेबल होते हैं, 2 का टेबल, तो उसमें सेम केप होता है। 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। तो वैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो उसमें भी आपको जैसे 2/3, तो उसके आगे के इक्वल रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो इस टाइप से इक्विवेलेंट रैशनल, तो मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। एब्सोल्यूट रैशनल नंबर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट रैशनल नंबर में क्या होता है? ऑलवेज उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसको आपको एक पॉजिटिव में चेंज करना है। एज ए एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो आप।
-2/3। अब ये -2/3 और ये आपके मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को आप जैसे ही रिमूव करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। अब यहाँ नेगेटिव है तो ये 2/3 आ गया, तो ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। इस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है, लोवेस्ट फॉर्म। जैसे कोई भी रेशनल नंबर होगा उसको अगर लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म का मीन एज ए एग्जाम्पल -24 -48। अब ये -24/48, तो आपको पता है कि दोनों सेम टेबल से ही कट करना है, तो दोनों सेम टेबल से कट करेंगे। 24 के टेबल से 48 कट हो रहा है, या फिर आप 2 के टेबल से कट करो तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट, अगर आपको टेबल आपको प्रॉपरली आते हैं तो आप डायरेक्ट 24 के टेबल से भी इसको कट कर सकते हैं। तो अब इसको कट करके देख लें, 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपको शो करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसके ये क्या हो गई, लोवेस्ट फॉर्म का मीन्स क्या, अब 1/2 तो किसी भी सिंगल टेबल में तो आ नहीं रहे, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म। देन रैशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। अब रैशनल नंबर को नंबर लाइन में भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर, मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर। मिडिल में 0, राइट हैंड साइड में आपके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रैशनल नंबर। दोनों में ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इसमें आपके जो भी रैशनल नंबर पॉजिटिव होंगे वो आपको इसमें शो करना है, और जो भी नेगेटिव होंगे वो लेफ्ट साइड में शो हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको 1, 2 इस टाइप से इसके बीच में जो भी रैशनल नंबर होंगे वो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर। ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर का मीन्स क्या होता है, 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं हमारे। वी हैव 4 टाइप ऑपरेशन, मीन्स एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो आपने लास्ट 7th क्लास में इसको क्लियर कर रखे हैं, तो भी एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। फर्स्ट एडिशन। जैसे आप कोई भी 2 रैशनल नंबर 100 ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे, तो एडिशन अगर आपको किसी भी 2 रैशनल नंबर की अगर आपको करनी हो तो कैसे करेंगे, एज ए एग्जाम्पल देखना, -3/4 प्लस ब्रैकेट -5/4, देन सेम डिनोमिनेटर, तो वी हैव नो नीड टेक एलसीएम, हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दोनों सेम डिनोमिनेटर है। तो डायरेक्टली हो जाएगा ये 4, तो -3 प्लस और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके -5। अब आपको इसको सॉल्व करना है। -3 मैंने आपको बताया था प्लस माइनस, जैसे आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो जो बाहर जो साइन होगा वो आउटसाइड वो चेंज हो जाएगा। -3 प्लस माइनस अपॉन 4, -3 और -5 इक्वल्स टू -8। 5 के फ्रंट में आपके माइनस का साइन है, -8/4, -8/4, तो -8/4 ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 2/1 और माइनस का साइन बिकॉज नेगेटिव है, और इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपके -2। इस टाइप से आप इसको ऐड कर सकते हैं, एडिशन हो जाए। अब नेक्स्ट है आपके सब्ट्रैक्शन।
subtraction. As an example, ये आपके एग्जाम्पल, सेम डिनोमिनेटर है तो इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हो. 5 माइनस ब्रैकेट 7, 5 माइनस माइनस प्लस अपॉन हो गया, 5 प्लस 7 हो गया 12/8. अब 12/8 है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो लोवेस्ट फॉर्म में. तो ये हो जाएगा आपके 3/2. 3/2. तो इस टाइप से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो. नेक्स्ट है आपके मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ये आपके थोड़ा न्यू है. -3 मल्टीप्लिकेशन -3/5 इंटू 7. अब इसमें आपको डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर आपको 1 करना ही है. यू नो वेरी वेल. यस, -3. सबसे फर्स्ट आप ये चेक कर लेना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कट तो नहीं सेम टेबल से. अगर नहीं कट रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कट कर सकते, जिससे क्या है कि सॉल्यूशन थोड़ा कम हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो जाएगा. तो और डायरेक्ट सॉल्यूशन भी इजीली हो जाएगा. बट इसमें कोई भी एक दूसरे से मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कट रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो -3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21/5 और 21/5 है. अब ये इम्प्रॉपर है तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर. वैसे करने की ज़रूरत नहीं है बट आप 21/5 तक भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो. क्लियर. इस टाइप से आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है. -3/5 इंटू 7/1. डिनोमिनेटर आपकी नहीं दे रखा था तो मैंने आप यहाँ पर 1 कर दिया. -3 इंटू 7 तो -3 इंटू 7 -21/5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो -21/5. इसको आप मिक्स फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर नहीं करना हो तो नो नीड. क्लियर. इस टाइप. और इसमें ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन आप जब भी करते हो तो उसमें एलसीएम की ज़रूरत होगी. बट डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें आपको एलसीएम की ज़रूरत नहीं है. तो इस टाइप से आपके इसमें मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया. अब आपके नेक्स्ट है डिवाइड प्रोसेसिंग. डिवाइड में भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ. -21/8 डिवाइडेड बाय 8/3. सबसे फर्स्ट में ये ध्यान रखना है कि इसको सबसे कन्वर्ट किस में करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे. -28/8 इंटू, और जैसे आपने इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डिजिट अपोज हो जाएगी. तो 3/8 हो जाएगी. और अब क्या करना है आपको, अब इसमें देख लो आप कोई चीज़ आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कर तो नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना है. तो डायरेक्ट 21 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएंगे आपके 63 और किसके आएंगे, माइनस के. और 8 इंटू 8 आपको करना है 64. तो इस टाइप से आपके ये अब ये डिवाइड हो नहीं रहा है तो ये आपके आंसर डिवाइड में. इस टाइप से आपको 4 ऑपरेशन करने, एडिशन सब्ट्रैक्शन. अभी आपके सिलेबस में ओनली फॉर डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये दोनों ही, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है. अब इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, क्लोजर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. उसके थ्रू आपको भी इसको रैशनल नंबर को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. देखना,
यस फर्स्ट क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर में आपको नहीं लेना है, हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में ही रहेगा। P अपॉन Q की फॉर्म, इसका मैं कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लो P अपॉन Q की फॉर्म में, -2/3। अब इसमें आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको इसमें एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर सब्ट्रैक्शन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, देन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइड। चारों ऑपरेशन आपको ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी में करने होंगे। अब इसमें ये देखना है कि 2/3, तो इसमें एडिशन करने के लिए आपको एक रेशनल नंबर की और रिक्वायरमेंट है, तो आप एक रेशनल नंबर और ले लो 4/8। तो इस टाइप से आपको इसमें 2 रेशनल नंबर यूज़ कर लिए। तो इसमें आप इसको डायरेक्ट इसको P अपॉन Q डिनोट कर सकते हैं, एंड इसको P अपॉन Q और इसको R अपॉन S दोनों डिनोट कर सकते हो। मतलब हमने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे हमने P अपॉन Q सिंगल रेशनल नंबर को ले लिया और 4 अपॉन, इसके आगे और भी कोई रेशनल नंबर होंगे तो उसको आप T अपॉन U इस टाइप से आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर आप दोगे तो उससे आपके फॉर्मूला आपको इजीली लर्न हो जाएगा। क्लियर। अब एडिशन, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन बता रही हूँ, तो दोनों रेशनल नंबर का आपको इसमें सम करना है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और दोनों को आपको एडिशन करनी है। और एडिशन मैंने आपको करके बता दिया है, ऐसे आपके सब्ट्रैक्शन करना है, ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐसे आपको डिवाइड करना है। तो ये आपके क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला P अपॉन Q प्लस R अपॉन S इस टाइप से। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप एक बार रिव्यू कर लेना, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ रहे थे रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। तो मैंने रिसोर्सेज क्या होता था आपको ये बताया, और नेचुरल रिसोर्सेज कौन से वो भी बताएं। रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है, टाइम के अनुसार और प्लेस के अकॉर्डिंग कोई भी रिसोर्सेज हो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कौन कौन से टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर अपनी बुक में अपने को 3 टाइप्स के रिसोर्सेज दे रखे हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल आपको वैसे पता चल गया कौन सा होता है, ह्यूमन मेड भी आ गया आपने, आइडियाज़, नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई है, और ह्यूमन, ये तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे आपकी और अच्छे से क्लियर होता रहेगा किसके अंदर क्या आ रहा है। बहुत इजीली जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे वैसे क्लियर हो जाएगा कि नेचुरल के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक चीज़ें होती है सारी, ह्यूमन मेड के अंदर क्या होता है, मानव जो बना रहा है, कर रहा है, कैसे बना रहा है, और ह्यूमंस के अंदर क्या कौन कौन से आइडियाज़ होंगे, नॉलेजेस होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। फर्स्ट दे रखा है नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो हमको कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। आर वैल्यूबल एंड फुलफिल आवर नीड्स इन वन वे और द अदर। क्या दे रखा है, आर वैल्यूबल, जो बहुत वैल्यू रखते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, एंड फुलफिल आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इन वन वे और अदर्स, एक आवश्यकताओं को नहीं, बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सच इज, जैसे दे रखा है एग्जाम्पल, लैंड, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से लगाकर द रिसोर्सेज के यहाँ से लगाकर नेचुरल रिसोर्सेज तक आप पूरा अंडरलाइन कर देना, पीछे इसकी डेफिनेशन का क्वेश्चन हो सकता है, और नहीं भी हो तो भी आपको ये माइंड में होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा का यूज हम किस में लेते हैं, सांस लेने में। द सोइल वेयर वी ग्रो प्लांट्स, मिट्टी का यूज अपन प्लांट्स उत्पादन करने में। द वाटर विच वी हैव इन अवर लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर प्रीसियस। प्रीसियस का मीन्स क्या होता है, बहुत महंगा नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो सब्सटेंस हैं, जो रिसोर्सेज है वो बहुत प्रीसियस है। जैसे
हवा, शुद्ध हवा अपने को नहीं मिलेगी तो अपने को अच्छे से ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। उसी प्रकार से अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स का या कह सकते हैं फार्मिंग का अच्छे से उत्पादन कैसे होगा। वाटर नहीं होगा तो लैक्स, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें भी खाली रहेगी और हमको सबसे इम्पोर्टेंट जीने के लिए कह सकते हैं ये इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अगर ये सारे रिसोर्सेज होंगे ही नहीं तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होंगी। तो ये सारे क्या है, प्रीसियस यानी कि बहुत महंगे रिसोर्सेज है हमारे लिए। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इनको प्रिजर्व करके रखें ताकि फ्यूचर में हम इनका और अच्छे से यूज़ कर सके और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। द क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्स कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें ये आपको क्लासिफिकेशंस जो दे रखा है रिसोर्सेज का एज ए एज पूरा आपको लिखना है। इसको देखोगे आप बहुत क्लियर हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट यानी कि विकास के आधार पर दे रखा है। फर्स्ट इसके 2 पार्ट है, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक और पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी के आधार पर या उसकी क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ और देयर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उद्भव। बायोटिक और अबायोटिक, हिंदी में इनसे लिखना हो तो इनको जैविक और अजैविक। नेक्स्ट दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिनेबिलिटी। रिनेबिलिटी का मीन्स होता है नवीनीकरण करना उसका। इसके भी 2 पार्ट्स है, रिनेबल और नॉन रिनेबल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारे के आधार। लोकलाइज्ड और यूबिक्विटीज। लोकलाइज्ड का मतलब अपने यहाँ पर जो नॉर्मल मिल जाए वो, और यूबिक्विटीज का मतलब होता है देशव्यापी यानी कि सब जगह फैला हुआ हो ऐसा। फर्स्ट इसको कर रखा है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पर जो 2 बताए थे एक्चुअल और पोटेंशियल, उसको डिस्क्राइब कर रखा है। फर्स्ट दे रखा है एक्चुअल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन आर एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मात्रा हमको पता है कि कितनी मात्रा में वो चीज़ प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। आपको इतनी सी लाइन ध्यान में रखनी। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, जिसकी मात्रा को हम जानते हैं कि वो अभी प्रेजेंट में कितने हैं, उनको हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम। सम एग्जांपल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज आर, फर्स्ट दे रखा है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, रिच डिपोजिट ऑफ कॉल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। ये तीनों क्षेत्र दे रखे यानी कि इन एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट दे रखा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन, जिसकी कैपेसिटी के बारे में, जिसकी क्षमता के बारे में हम नहीं जानते, एंड विच आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर नोन एज पोटेंशियल। लेकिन जिनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसको हम किसके अंदर लेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर। सिंपल सा दोनों का डिफरेंस, जिसकी मात्रा के बारे में हम जानते हैं और जिसकी मात्रा के बारे में हम नहीं जानते हैं। दे माइट नॉट बी यूज्ड टू प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। जिनको हम प्रेजेंट में तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में हम उनको यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हमको पता नहीं है। At present, the technology may not be that advanced, but gradually with time, those resources can be developed and utilized and can turn into actual resources. At present, अभी क्या हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं नई नई तकनीक से आ गए हैं, नए नए एडवांटेज आ गए हैं उसके, बट ग्रेजुअली विथ टाइम दोस रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। तो हम लोगों को ये पता चल चुका है कि किस प्रकार से हम अपने जो रिसोर्सेज है उनको डेवलप्ड कर सकते हैं और उनका यूटिलाइज का मीन्स होता है उपयोग करना, कहाँ पर उनका एक्चुअल उपयोग कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। द रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड वाइन मिल were a good potential resources of renewable energy and has now become an actual resources. Wine farms have developed in Netherlands. In India, there are set up a Nagercoil in Tamil Nadu and the Gujarat coast. ये कुछ एग्जाम्पल आपको जो दिए हैं वो पोटेंशियल रिसोर्सेज के दिए हैं। आपको इसमें दो एग्जाम्पल लर्न करने हैं, इसका भी फर्स्ट सेकंड कर लेना और इसका भी फर्स्ट और सेकंड, ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना है। कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड राइट टू एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना ही लर्न करना है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि सेकेंड पॉइंट क्या दिया था आपने,
बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन यानी कि उद्भव के आधार पर। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का मीन्स होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा होगा, ये छोटी क्लासेस में आ जाता है। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या चीज़ें आती है, जैसे अपने सारे प्लांट्स और ये सब कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर आएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसमें आपको ये पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा। देखो फर्स्ट दे रखा है बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रखा है यहाँ पर। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करें, ये इसकी डेफिनेशन है। ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड, ऐसे रिसोर्सेज जो हमको कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर बायोटिक रिसोर्स, वो क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दे रखा है, बायोटिक रिसोर्सेज आर कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स from which we obtain cereals, fruits, vegetables, fish and other animal product are also biotic resources। ये सारे resources हमको कहाँ से मिले, लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या आ रहा है, प्लांट्स, उसके अलावा जो सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारे अपने को कहाँ से, फार्मिंग, और वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना, पेड़ पौधे हम लोग क्या करते हैं, गैस को ट्रांसफर करते हैं, ऑक्सीजन और CO2, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो पढ़ते हो, तो वो भी क्या हुई, लिविंग थिंग्स हुई। तो वो जो भी चीज़ें हमें लिविंग थिंग्स से मिलेगी वो किसके अंदर आएगी, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आएगी। नेक्स्ट दे रखा है अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स आर टर्म्ड एज अबायोटिक रिसोर्सेज। इसको भी यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करना। एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज आर लैंड, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, रॉक्स, एक्सेट्रा। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज इन नेचर। अब इसके अंदर अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर क्या आ रहा है, नॉन लिविंग आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, लैंड, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, रॉक्स, इनको आप अंडरलाइन कर देना। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। अगर हमने इनका अच्छे से यूज़ करने की जगह मिस यूज़ किया तो आने वाले समय में, फ्यूचर में हम लोगों को यह ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, और हो सकता है कि इनकी बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाए। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन रिसोर्सेज का यूज़ अच्छी तरह से करें, और जितनी जिसकी आवश्यकता है उतना ही यूज़ करें, उसका मिसयूज़ नहीं करें। नेक्स्ट दे रखा है थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, यानी कि नवीनीकरण के आधार पर इसके क्या बंटवारे कर रखे हैं। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड ऑफ replenished quickly, whereas other are not, hence these are classified as renewable and non-renewable resources। फर्स्ट दे रखा है इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको फिर से नया किया जा सकता है, जिनकी पूर्ति जल्दी हो सकती है। नया करने का मीन्स जिनको फिर से आप उत्पादित कर सकते हो, और जिनकी पूर्ति, रिप्लेनिश्ड का मीन्स होता है जिसकी क्षतिपूर्ति या पूर्ति हम जल्दी से वापस कर सकते हैं, जिसकी भरपाई हम फिर से कर सकते हैं। The resources which gets renewed or replenished quickly through natural process are called renewable resources। अंडरलाइन कर देना, ये दोनों लाइन डेफिनेशन है इसकी। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप नेचुरल प्रोसेस से रिन्यूड भी कर सकते हो, रिप्लेनिश्ड भी जल्दी से कर सकते हो, उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Some of these resources are unlimited in nature and cannot be affected by human activities। हमारे नेचर के अंदर कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो अनलिमिटेड यानी कि प्रचुर मात्रा में है, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, मानव की जो एक्टिविटीज़ है, उनसे कोई भी प्रभावित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल का मतलब जो ज्वार आता है समुद्र के अंदर, उसको बोलते हैं ज्वार भाटा, टाइडल एनर्जी। बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज सच एज सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट कैन बी डिप्लेक्टेड इफ वी यूज them carelessly and recklessly। Similarly, although water is an unlimited resources। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखे ऊपर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये तो हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड मात्रा में। लेकिन उसके बाद दे रखा है सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, ये क्या है, लिमिटेड मात्रा में। अगर हमने इसको केयरलेसली यानी कि केयरलेस तरीके से, और रेकलेस का मतलब ये होता बिना किसी ध्यान के या आपने केयर नहीं की उन चीज़ों की, तो सिमिलरली ऑल्सो वाटर इज़ अनलिमिटेड। और वाटर तो क्या हो रहा है, पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है।
पानी तो अपने कहा जाता है ना 75% पार्ट पर पानी है, लेकिन वो पानी आपके पीने योग्य नहीं है। मात्र 0.3% ही ऐसा पानी है जो आपके पीने योग्य है। तो पानी है लेकिन वो खारा पानी है, समुद्र का पानी है, तो वो आपके कोई भी यूजेस का नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, ये अपने पास क्या है लिमिटेड मात्रा में। तो इनको आपको बहुत सावधानी से अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो आने वाले समय में हमको इन चीज़ों को लेकर, इन रिसोर्स को लेकर प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। वरना अभी भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिस पे पानी को लेकर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। बट विद द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज दे रखा है। बट विद द शॉर्टेज का मतलब कमी पड़ना, ड्राइंग यानी कि सूख जाना। अब वाटर ड्यू टू ओवर यूज़, किसके कारण से? बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण से। पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिसयूज ऑफ वाटर बॉडीज़, आप क्या करते हैं, जो भी नदियाँ, तालाब, झीलें जो भी होती है हम उसमें क्या करते हैं, हम उनको पॉल्यूटेट करते हैं। पॉल्यूटेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है उससे पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर अपने बात आई है वाटर पॉल्यूशन की, तो इसमें क्या होता है, नालियों का गंदा पानी चला जाता है, या आपका जितना भी घर पे जो कचरा निकलता है, जो वेस्टेज निकलता है, हम उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। या फिर लोग नहाते हैं, अपनी गाड़ियों को धोते हैं, एनिमल्स को पानी में नहला देते हैं, तो उससे पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है और वो पानी हमारे यूज़ का नहीं रहता है। एंड मिसयूज ऑफ वाटर बॉडीज़, इट माइट बिकम अ स्क्रेसी रिसोर्सेज इन फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में इसकी स्क्रेसी मीन्स होता है कमी पड़ जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि पानी की कमी तो हो गई है। बारिश कभी अनइवनली है, बारिश भी क्या है, कभी आती है कभी नहीं आती है। आती है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है तो वो पानी भी ऐसे ही चला जाता है, उसका कोई यूजेज नहीं रहता है, और नहीं आती है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस लेसन को हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम किस प्रकार से पानी को सेव कर सकते और हमको करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि एक बाल्टी पानी आप ऐसे वेस्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर हम इतना ही सेव करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा सेव हो जाए, और ये थिंकिंग अगर हम सबके माइंड में आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा पानी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस आर रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक एंड वंस दे गेट executed it takes 1000 of years to be renewed or replenished। अब क्या दे रखा है, ऐसे रिसोर्सेज जिसका स्टॉक हमारे पास क्या है, लिमिटेड, यानी कि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ जिनको रिन्यूड, नया करने में, और रिप्लेनिश्ड यानी कि इसकी पूर्ति करने में और भरपाई करने में हमको हजारों साल लग जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज किसके अंदर आएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। यहाँ से फर्स्ट लाइन से यहाँ तक अंडरलाइन करना, ये इसकी डेफिनेशन है। दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूएबल within the lifespan of human beings, so once executed they cannot be renewed soon। एग्जाम्पल्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में है और इनको फिर से रिन्यूएबल करने में हमको हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए इनका भी हम जो यूज़ करते हैं वो हमको बहुत केयर करके यूज़ करना चाहिए। जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही इनका यूसेज अपने को करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो टेबल बनाने के लिए बोला है वो नोट्स के रूप में आप इसको बना देना और सारी डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू। Good morning students, let's we start part 7 of crop production and management। लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग पे। मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी एक ही टाइम पे दो प्लांट्स या दो क्रॉप को एक साथ उगाना, जिससे टाइम भी बचे और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो जाए। ये चीज़ इसको कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे पढ़ा था दिस हैज़ टू एडवांटेज। एक ही टाइम पे दो क्रॉप को अगर आप उगाते हो तो उससे आपको क्या एडवांटेज मिलता है, यानी बेनिफिट, फ़ायदा क्या होता है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप इज इम्प्रूव्ड। फर्स्ट, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी दैट मीन्स उपजाऊ, यानी सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो कम नहीं होते, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहती है। एंड सेकेंड पॉइंट, अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप इज इम्प्रूव्ड। बाद में जो आपको क्रॉप मिलेगी वो अल्टीमेटली इम्प्रूव क्वालिटी की होगी, जो ज़्यादा होगी और अच्छी होगी, बेहतर होगी। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। क्या लिखा है यहाँ पे, द सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें, ऐसा सब्सटेंस
जिसको आपको सॉइल में ऐड करना है फॉर द न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देने के लिए आपको ऊपर से कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो वो चीज़ जो ऐड करते हैं ऊपर से न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू द सॉइल इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को जिसमें ये दोनों चीज़ें सॉइल में ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं मैन्योरिंग। Since ancient time, people have been using manure waste products of animal and plants and other natural materials to help plants grow. Manure is rich in organic nutrients. Manure जो होती है ऊपर से जो ऐड करते हैं उसके अंदर बहुत सारे nutrients होते हैं जो प्लांट को बेनिफिट देते हैं। यहाँ पे लिखा है मटेरियल्स टू हेल्प प्लांट ग्रो, वही लाइन है, इज़ रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मतलब आपको समझ में आया अगर, तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें उसको ऑर्गेनिक, जो नेचुरली, ऑर्गेनिक का मीनिंग आप समझ सकते हो, नेचुरली से, जो नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। मैन्योर्स आर ऑफ 3 काइंड्स, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। मैन्योर के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड जो फार्म में प्रिपेयर होती है, कंपोस्ट जो काऊ डंग से बनती है, ग्रीन मैन्योर जो ग्रीन प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है, जो फालतू होते हैं, जैसे किसी प्लांट्स की ब्रांच, लीव्स, ये सब चीज़ें टूट गए, पार्ट टूट गए, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर। Farmyard manure consists of cattle dung, urine, remnants of straw and farmyard waste. All these are mixed and allowed to dry in the sun. Subsequently, it is used as manure. क्या लिखा है यहाँ पे? Farmyard manure consists of cattle dung. Farmyard manure जो फार्म में प्रिपेयर होती है, बनाई जाती है, वो जो होती है वो किससे बनी होती है? तो काऊ डंग, कैटल के डंग से या बफेलो के डंग से बनती है। यूरिन, काऊ डंग, कैटल डंग मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, कैटल, जिन पशुओं को हम घर में पालते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम कैटल डंग बोलते हैं। यूरिन, रिमेनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड फार्मयार्ड वेस्ट, जो भी खेतों का वेस्ट होता है, जो भी स्ट्रॉ होते हैं यानी सूखा चारा वगैरह चीज़ें, तो उन सबको एक ऐसे चैम्बर बना दिया जाता है और उस चैम्बर में उन सब चीज़ों को खुले स्पेस में छोड़ दिया जाता है फर्मेंटेशन होने के लिए, सड़ने के लिए। ऑल दिस मिक्सड एंड अलाउड टू ड्राई इन द सन, सन में सुखा देते हैं, मतलब सनलाइट में उसको रख देते हैं। सब्सिक्वेंटली इट इज़ यूज्ड एज मैन्योर, इस तरह से उसका मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। सेकेंड है फार्म यार्ड हो गया। देन नेक्स्ट लेते हैं अपन कंपोस्ट। इज अ मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट, कंपोस्ट जो बनती है वो किसी भी प्लांट के डेड पार्ट से या एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से भी बन सकती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। आप सोचोगे कि एनिमल के डेड पार्ट से आप किस तरह से उसको कंपोस्टिंग में यूज़ करोगे, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग पढ़ते हो डिसेक्शन, आपने सुना होगा कि बड़ी क्लासेस जो होती है, हायर क्लासेस में, वहाँ पर एनिमल्स का डिसेक्शन करवाते थे। अभी नहीं करवाते, पहले करवाते थे। जैसे फिश का डिसेक्शन करवाया, अब किसी स्टूडेंट ने उसको पढ़ लिया, डिसेक्शन करना वो सीख गया, सीखने के बाद उस एनिमल का क्या होगा? तो उस एनिमल को लैब वाले लेबोरेटरीज़ में जो टीचर होते हैं वो वापस ले लेते हैं। उस प्रोडक्ट को जिस पे हमने प्रैक्टिस की, उस एनिमल को वापस ले लेते हैं और उसको ले जाके वो एज अ कंपोस्ट यूज़ करते हैं, यानी खेतों में डालने के लिए उसको मैन्योरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब उस एनिमल का वेस्ट भी नहीं होगा और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि हर एनिमल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए हम उनको खाते हैं। Green manure consists of green plants which are plowed along with soil. Generally, quick growing leguminous plants are used as green manure. Leguminous family of pulses plant. इनकी फास्ट ग्रोइंग के लिए ग्रीन मैन्योर का यूज़ किया जाता है। ग्रीन मैन्योर किससे बनती है? तो ग्रीन प्लांट्स से बनती है विच आर प्लॉड अलॉन्ग विद द सॉइल। Another way of enriching the soil with nutrients is by adding fertilizer. Another way of enriching the soil with nutrients is by adding fertilizer. यानी ये कि सॉइल में अनदर न्यूट्रिएंट्स को इनरिचिंग यानी फुलफिल करने के लिए या पहुंचाने के लिए जो ऊपर से यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैंने कहा कंपोस्ट और ये जो होती है ना काऊ डंग से जो बनती है, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक दैट मीन्स नेचुरल।
जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उससे बनती है। जैसे काऊ डंग को अगर आप रख दो तो वहाँ से मीथेन बनती है, CH4 मीथेन गैस, ठीक है। तो उस तरह से वो हो गया ऑर्गेनिक। यहाँ पे एक वर्ड है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि जैसे इनऑर्गेनिक, जैसे यूरिया, उसको आप डाल रहे हो फर्टिलाइज़र को। यूरिया फर्टिलाइज़र एक बैग में आता है, यूरिया का एक स्पेशल बैग होता है जिसमें यूरिया के छोटे छोटे स्मॉल वाइट कलर के दाने होते हैं। उन छोटे छोटे को आप डायरेक्ट सॉइल में डालते हो, स्प्रे करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ होती है इनऑर्गेनिक, जो फैक्ट्रीज़ में बनती है, जिनको हम नहीं बनाते, जिनको फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। मतलब ये कि उसमें एक ही यूरिया लाओगे आप, या एक ही कोई फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फेट और बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो उनको अगर लाओगे तो उसमें एक ही चीज़ नहीं, उसमें बहुत सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएंगी। जैसे उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी एक ही बैग में। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बनती है। डिफरेंट फर्टिलाइजर आर यूज्ड बाय डिफरेंट प्लांट्स अकॉर्डिंग to their requirement. A bag of fertilizer may be marked NPK, CAN, CAT, etc. NPK means इनके ऊपर ही मार्क्ड होता है। आपने देखा होगा जो फर्टिलाइज़र के बैग होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, जो भी होते हैं, उन पे आपने देखा होगा बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में या ऐसे कुछ लिखा होता है। इनका मीनिंग क्या होता है? मीन्स दैट द फर्टिलाइज़र बैग कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपको पता है नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, फॉस्फोरस का P एंड पोटेशियम का होता है K। शॉर्ट में लिख देते हैं, सब ऊपर नहीं लिखने से अच्छा है NPK। NPK का मतलब है उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें फॉस्फोरस भी है और उसमें K मीन्स पोटेशियम भी होता है। वाइल CAN मीन्स कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट। C कैल्शियम, अमोनियम A एंड नाइट्रेट मीन्स N। इन चीज़ों का एडिशन है तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? CAN। सम कॉमन फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनियम। आगे देखते हैं अपन। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिन बैग्स के ऊपर जो लिखा होता है दैट मीन्स उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होगा या वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड होगा। तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जिन फार्मर्स को लगता है कि हमारी सॉइल में पोटेशियम की कमी है, हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, जैसे एक ही क्रॉप का उगा रहे हो, जैसे ग्रैम सीड को ले रहे हो, पल्सेस को ही उगाए जा रहे हो बार बार, तो डेफिनेटली उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब भी फार्मर्स नेक्स्ट क्रॉप उगाते हैं तब उसमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक टेबल बनी हुई है जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डिफरेंस में बताया। डिफरेंस मैं हर बार बताती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को अगर डिफरेंस पढ़ना है तो आप एक टेबल बना दिया करो। टेबल बनाने से क्या होता है कि आपको एक ही चीज़ याद करनी पड़ती है, दूसरी ऑटोमेटिक कंपेयर करते हो तो याद होती जाती है। किसी भी चीज़ को आपको लग रहा है कि ये कंपेरेटिबल है, यानी दोनों एक दूसरे से कुछ बातों में ही अलग है, तो उन्हीं चीज़ों को हम टेबल में लर्न कर सकते हैं। लिखा क्या है यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये क्वेश्चन जो है वो 8th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, टेस्ट में, हाफ ईयरली में मैं हर साल देती हूँ, दूंगी, इस साल भी दूंगी। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उन्हीं चीज़ों का पड़ते हैं जिनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है। कुछ सिमिलरिटीज़ होने के बाद भी हर चीज़ में कुछ डिसिमिलरिटी होती है, यानी असमानताएं होती है, तो उन चीज़ों को एक साथ रखते हैं। अब देखो, दोनों का काम एक ही है, मैन्योर भी एक ही है, फर्टिलाइज़र, दोनों चीज़ों का काम क्या है? मेन एम कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देना, इसलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या है? नेचुरल, जो कि नेचर से मिलती है, नेचुरली इसको बनाया जा सकता है। ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। प्लांट रेसिड्यू दैट मीन्स रिमेनिंग डेड पार्ट, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट या कैटल का वेस्ट प्रोडक्ट जिससे बनता है मैन्योर। फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र इन एन इनऑर्गेनिक और एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। सॉल्ट यानी जो यूरिया और पोटेशियम और ये सब होते हैं वो एक सॉल्ट की तरह यूज़ होते हैं, उनमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती है तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट या ऑर्गेनिक सॉल्ट के नाम से जानी जाती है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियली हो सकता है या इनऑर्गेनिक। सेकेंड पॉइंट, मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। ये फील्ड में बनता है यानी खेतों में बनता है, या किसी चैम्बर में आप इसको नेचुरली बना सकते हो। बट फर्टिलाइज़र इट इज़ द सिंथेसाइज्ड यानी मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। इट डज नॉट, ये थर्ड पॉइंट है। सेकेंड है कि सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज, इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है,
ये पूरी तरह से केमिकली होता है, केमिकल चीज़ है ये फर्टिलाइज़र। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल एज इट प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट टू द सॉइल। जब मैन्योर को सॉइल में ऐड करते हो तो इसका टेक्सचर जो होता है, इसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो इम्प्रूव क्वालिटी का हो जाता है। एज इट प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट टू द सॉइल, ऐसा इसलिए क्योंकि सॉइल में ये चीज़ जो होती है वो ह्यूमस को बढ़ा देती है, सॉइल में ह्यूमस को मैन्योर बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट इधर लेते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल में इसकी वजह से कोई ह्यूमस नहीं बढ़ता क्योंकि इसमें वाटर अमाउंट नहीं होता है। एक सोचो आप एक काऊ डंग प्लांट रेसिड्यू ले रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी अमाउंट होगा, भले वो ड्राई होगा पर फिर भी पानी का अमाउंट होगा। बट इसमें किसी तरह का, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है तो केमिकली होता है, इसलिए इसमें वाटर अमाउंट नहीं होगा, तो ये किसी भी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सॉइल को। इट रीस्टोर्स द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल। ये क्या करता है, मैन्योर जब भी ऐड करते हो तो सॉइल में रिटेंशन कैपेसिटी यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इट डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन बाय द सॉइल। इसकी वजह से वाटर रिटेंशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कभी भी नहीं बढ़ती है। इट इज़ स्लो एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। ये स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, धीरे धीरे प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो हर चीज़ जो धीरे से होती है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। इट इज़ रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, जल्दी से हो जाने वाला होता है, जल्दी इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ बल्कि, सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी। इसको ज़्यादा भारी वगैरह होता है इसलिए इसको ईजीली हम कैरी नहीं कर सकते। बट यूरिया और ये चीज़ें जो होती है फर्टिलाइज़र वो बैग्स में आती है तो आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इट 7 पॉइंट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड इन अ हाउस। इसको हाउस में स्टोर नहीं कर सकते हो। अब मैं कहूँ काऊ डंग को आप किसी रूम में जाके स्टोर करो तो वो स्मेलिंग करने लग जाएगा। फ़ायदेमंद है बट ये स्टोर नहीं किया जा सकता। इसको आराम से घर में भी रखो तो इसकी स्मेल नहीं आती, फर्टिलाइज़र यूरिया वगैरह। इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट फॉर्म्ड स्लोली बाय द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। यहाँ पे हो जाएगा अवेलेबल एज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड रैपिडली इन द इंडस्ट्री। इसको जो है वो इंडस्ट्री में आराम से फटाफट बना सकते हैं लेकिन ये बहुत ही स्लोली प्रोसेस होता है। इट इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी, इट इज़ नीडेड इन लेस क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसलिए जल्दी बहुत जल्दी ये लेस क्वांटिटी में यूज़ होता है, मतलब बहुत ही कम लेना पड़ता है, जल्दी इफेक्ट करता है, इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। मैन्योर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, कम मिलते हैं, बट फिर भी ये देखा जाए तो आपको लगेगा ये ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट दे रहा है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट हमारी क्रॉप के लिए बेटर चीज़ होती है मैन्योर, क्योंकि ये नेचुरली होती है, इससे प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचता। तो आप समझ गए होंगे किसका बेनिफिट ज़्यादा है, ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। आगे का जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, आप इसको याद रखिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 2 पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आज भी हम वही पढ़ेंगे, सूक्ष्मजीव के लाभ, यानी कि हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। यह आपके सामने एक डायग्राम भी बना हुआ है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंड बैक्टीरिया हरे शैवाल। कल हमने पढ़ा था, है ना। शैवाल जैसा कि हमने देखा कि दीवारों पर जो ग्रीन कलर की जो परत होती है कुछ जम जाते हैं। तालाब के ऊपर भी हमने देखा कि कुछ ग्रीन कलर जो होते हैं जो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं उनको हम शैवाल कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, ये जो पर्यावरण है यहाँ पे बहुत सारे अपशिष्ट भी रहते हैं। जैसे मान लो कोई जीव जंतु मर गए, कर गए, या फिर पौधों का अपशिष्ट है, तो आप देखते हैं धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं, तो उनका अपघटन हो जाता है। तो ये अपघटन सूक्ष्म जीव द्वारा होता है और पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। तो ये पर्यावरण का शुद्धिकरण कहलाता है। हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ आपके सामने एक
प्रयोग है कि 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। हम 2 गमले लेंगे, दोनों में हम मिट्टी भरकर रख लेंगे। ए और बी चिन्हित कर लो, दोनों गमलों को चिन्हित करो, ए एंड बी। अब गमले ए में है ना, आप कचरा भर दीजिए और दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच, खाली चीज़ें, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी। 2 गमले ले लिए, एक में मिट्टी है, दूसरे में भी मिट्टी, लेकिन उस दूसरे बी वाले के अंदर हम पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक वगैरह डाल दो अंदर। अब उसको आप 3-4 सप्ताह बाद देखेंगे, है ना, 3-4 सप्ताह बाद देखेंगे तो हम गमले बी के अंदर पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतल, खिलौने के टुकड़े, इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। 2 लिए ना अपने, तो एक गमले के अंदर मान लो आपने सब्जी, छिलके, पत्तियां, घास, फूस कुछ भी डाल दो, जंतु और पौधों का अपशिष्ट। दूसरे में पॉलीथीन वगैरह, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक डाल दिए। तो हम 1-2-3 सप्ताह बाद देखेंगे तो एक फर्स्ट गमले के अंदर जो छिलके वगैरह थे, घास फूस थे, तिनके थे, अपशिष्ट पदार्थ था, जैसे मान लो गोबर जंतु का अपशिष्ट पदार्थ है, तो वह धीरे धीरे अपघटित होकर खाद में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अपघटन हो जाता है उसका। और बी वाले गमले के अंदर किसी भी प्रकार का अपघटन नहीं हुआ, वह खाद में परिवर्तित नहीं हुए, वह है जैसा कि जैसा रहा। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जंतु और पादप के अपशिष्ट को अपघटित करके खाद बनाते और पर्यावरण को शुद्ध रख लेते। अब आगे देखो आप, सूक्ष्म जीव की हानि। अभी तक हमने सूक्ष्म जीव के लाभ पढ़े थे। सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। आप देखोगे, एक परिभाषा आपके सामने है कि कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु, पौधों में, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे जीवाणु को कौन है ना, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीवाणु को हम रोगाणु या रोगजनक भी कहते हैं। अब कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर लेते, खराब कर लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कपड़े, कागज को आदि को खराब कर लेते हैं। आपने देखा होगा, कोई किताब पड़ी हुई है तो वह धीरे धीरे मतलब फट जाती है, खराब हो जाती है। कोई लकड़ी की चीज़ होती है तो धीरे धीरे उसके अंदर दीमक हो जाती है, बारीक बारीक बूरा निकल आता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सारी सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है। अगर सूक्ष्म जीव लग जाता है उसमें तो वह उस चीज़ों को भी खराब कर लेता है। इसको भी जूम कर लेता हूं मैं। हमने हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था अभी, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव, उसको हम रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव चमड़े, कपड़े आदि की वस्तुओं को भी खराब करते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, हमारे शरीर के अंदर रोग कारक सूक्ष्म जीव के बारे में, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म श्वास द्वारा, पेयजल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जो ये सूक्ष्म जीव है रोग उत्पन्न करता है, वो हमारे शरीर में कैसे पहुँचता है? हम कोई दूषित जल पीते या फिर दूषित भोजन खा रहे, किसी रोगी के संपर्क में आ रहे, भोजन द्वारा, यानी कि कहने का मतलब जल द्वारा, हवा द्वारा, भोजन द्वारा और संपर्क के द्वारा यह सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोगाणु को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं।
जो रोग वायु, जल, भोजन का एक संपर्क द्वारा फैलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? संचरणीय रोग। अब ऐसे कुछ सामान्य रोग होते हैं जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स जिसको हम अपनी भाषा में माता जी कहते हैं, एंड क्षय रोग। हैजा सामान्य रोग, हैजा सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स आदि ये सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं और वायु, जल, भोजन संपर्क के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जब कोई जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। जैसे मैं छींक रहा हूँ, है ना, तो छींकने से बहुत सारे जो कण होते हैं वह वायु में आ जाते हैं और दूसरा व्यक्ति श्वसन क्रिया द्वारा वह ग्रहण कर लेता है, तो वह सूक्ष्म जीव उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और वह बीमार हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि छींकते और खांसते समय एक विशेष दे रखा है और मैं भी आपसे कहूँगा कि छींकते समय अपने मुंह पर और नाक पर एक रुमाल रखना। आज कोरोना के कारण ही हम यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपना मुंह ढक कर रखें, यानी कि रुमाल या मास्क का उपयोग करें। देखा ना आपने बाजार के अंदर भी हर व्यक्ति मास्क लगाए घूमता है, तो हमें ऐसा ही करना है, मुंह पर मास्क लगाकर घूमना है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव को रोग वाहक का कार्य करते हैं। रोग वाहक यानी कि रोगाणु को फैलाने वाले। आपने मक्खियाँ देखी होगी, मक्खियाँ भिन भिनाती है, नालियों में, कीचड़ में, अपशिष्ट पर घूमती रहती है और वही मक्खियाँ वापस अगर आपके भोजन पर आकर ठहरती है, रुकती है, तो क्या होता है? वह सूक्ष्म जीव जो होता है आपके भोजन के अंदर शामिल हो जाता है और आप उन भोजन को ग्रहण करते हो और उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? शरीर के अंदर हमारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे जीव यानी क्या हमें क्या करना है इसमें? हमें हमेशा भोजन को ढक कर रखना है ना, ताकि कोई भी मक्खी वगैरह उसके अंदर उसके ऊपर आकर नहीं बैठे। कुछ रोग भी होते हैं जैसे मादा एनाफेलिज मच्छर के कारण आपने मलेरिया हुआ है ना, मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफेलिज मच्छर के कारण होता है। जैसे कुछ और भी होता है, मादा एडिस डेंगू वायरस का वाहक है, यानी कि डेंगू के कारण हम मतलब कहने का कि डेंगू जो रोग होता है मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये मादा एनाफेलिज मच्छर डायग्राम आपके बुक्स के अंदर भी है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, यह ध्यान रखना। जैसे आप देखते हैं ना, खड्डा वगैरह उसमें पानी भर जाता है, कोई टायर वगैरह कोई गमला होता है उसमें पानी होता है, वहाँ पर भी बहुत सारे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। कूलर है तो कूलर में भी पानी होता है, अगर वो ठहरा हुआ पानी है तो उसके बहुत ऊपर बहुत सारे मच्छर भिन भिनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि गमला है तो उसको पानी से खाली कर दो, खड्डा वगैरह पानी सब, यानी कि कुल मिलाकर हमें स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आज हम यहीं पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे। जो भी मेन पॉइंट हैं आप याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।